अब जैसे ही गाड़ी अंदर आती है वैसे ही पापा और ईशानी दोनों उस गाड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अब गाड़ी की हेडलाइट बंद होती है और कार का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक ब्राउन सूट पहने एक आदमी का पैर निकलता है। अब पापा और ईशानी दोनों के दोनों बस उस कार के दरवाजे की तरफ देख ही रहे होते हैं और जैसे ही उस आदमी के पैर बाहर निकलते हैं वैसे ही दोनों के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही नैतिक की भी आंखें खुल जाती है, या यूं कहे कि वो सो ही नहीं पाया पूरी रात चैन से। उसके दिमाग में न जाने कितने घोड़े दौड़ लगा रहे थे, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, वो भी हालात के आगे मजबूर था। अब नैतिक भी गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है और वो उस गाड़ी से निकलते हुए उस आदमी को देखकर बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने उसकी किडनी मांग ली हो। अब उस गाड़ी से एक 6 फुट लंबा फेयर कलर मस्कुलर बॉडी, ग्रे एंड ब्लैक शेड वाले हेयर, ब्लू डेनिम और उस पर वाइट टी शर्ट पहने अमन बाहर निकलता है। उसकी फिजिक देखकर लोग उसको डॉक्टर कम और मॉडल ज़्यादा समझते हैं, पर उस पर वो अपनी सिटी का सबसे कम उम्र का अमीर लड़का, जिसके लिए हर लड़की पागल है, लेकिन अमन के दिल में क्या है कोई नहीं जानता। अब जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही ईशानी दौड़ते हुए अमन के पास जाती है और उसको कसकर गले लगा लेती है और उसको गले लगाते ही बच्चों की तरह रोने लग जाती है। अमन ईशानी के मुंह को अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे को चूमता है और उसको बोलता है, हैप्पी बर्थडे माई लव, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन माई लाइफ एंड हाउ कैन आई फॉरगेट योर बर्थडे। अब मेरी जान का बर्थडे हो और मैं उसके पास ना हूँ, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैंने तो सोचा कि ईशानी को सरप्राइज़ देता हूँ। कल तुमसे बात करके मुझे लगा था कि तुम काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, तो बस क्या था, मैंने भी डिसाइड कर लिया अपनी जान का बर्थडे और स्पेशल बनाएंगे। लो मैं आ गया। अब अमन ईशानी के आंसू पूछते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा जो तुम ऐसे रो रही हो? ईशानी रोते हुए और स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। कभी इतने लंबे टाइम के लिए मैं तुमसे दूर नहीं रही हूँ ना, तो बस तुम्हें मिस कर रही थी। और वैसे भी तुम तो मेरी बेस्ट थेरेपी हो मुझे स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए। अमन ईशानी के सर पर प्यार से हाथ मारते हुए बोलता है, चल पगली, बच्चों वाली आदतें जाएंगी नहीं तेरी। इसी बीच पापा भी आ जाते हैं और बोलते हैं, सारा प्यार यही लुटा दोगी तुम दोनों या आगे के लिए भी कुछ बचा रखा है? चलो चलो अंदर चलो, सारी बात यही कर लोगे क्या? वैसे भी दिन निकलने वाला है और थोड़ी देर में सब उठ जाएंगे। इतने में नैतिक भी आ जाता है और अमन को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, ओह ब्रो, यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि कोई खबर नहीं की? कुछ नहीं, बस एकदम। अगर तुमने पहले बताया होता तो हम लोग थोड़ा प्रिपेयर होते। और इतना बोलते ही नैतिक अमन से हाथ मिलाते हुए उसको गले लगा लेता है और उसके कान में फुसफुसाता है, ईशानी से दूर रहना, मेरी नज़र तुम पर ही रहेंगी। और हाँ, ये जान जान का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। अभी तक सब बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं। किसी दिन मेरा माथा ठनका ना और मैं सब ईशानी को बता दूंगा, फिर चाहे उसके साथ कुछ भी हो, समझे? ईशानी नैतिक के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए बोलती है, क्या हुआ नैतिक, अब क्या दोस्ताना पार्ट 2 बनाने वाले हो क्या? तभी अमन नैतिक को अपने गले से अलग करते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, वो तो बस खुश हो रहा है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा सरप्राइज़ जो दिया है। बस बोल रहा था कि पहले बताता कि मैं आ रहा हूँ तो खुद लेने आ जाता। तभी ईशानी नैतिक की तारीफ़ करते हुए कहती है, हाँ ये बात तो सही है कि अगर तुम इसको पहले बोल देते तो ये शायद पूरी रात वहीं एयरपोर्ट पर बिता देता तुम हिलाने के लिए। वैसे नैतिक बहुत केयरिंग है और वो सबके साथ साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। पर अब तुम आ गए हो ना, तो नैतिक की जिम्मेदारी भी कम हो जाएंगी। तभी नैतिक मन ही मन बोलता है, बस यही तो नहीं चाहता। तुम कब समझोगी ईशानी? ईशानी चौंक कर बोलती है, नैतिक तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, नैतिक हिचकते हुए कहता है और अंदर की तरफ हाथ करते हुए सबको अंदर चलने का इशारा करता है कि सब अंदर चलो।
अब सब अंदर आ जाते हैं और तभी अमन ईशानी के कंधे पर हाथ रखकर उसको कहता है, ईशानी तुम जाओ और अब जाकर सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। योर बॉडी नीड्स सम रेस्ट, जस्ट गो एंड टेक अ नैप बेबी। ईशानी वही अमन के हाथ में हाथ डालकर हॉल में पड़े सोफे पर बैठ जाती है और अमन के इतने कहने भर से ही वो अपने सर को अमन की गोद में रख देती है और बोलती है, बेबी तुम्हें याद है ना, घर पर जब मुझे नींद नहीं आती थी तब तुम मुझे ऐसे ही अपनी गोद में सर रखकर मेरे माथे को सहलाते थे और मुझे कुछ पल में नींद आ जाती थी। चलो अब अपनी ड्यूटी पूरी करो और मुझे सुलाने के बाद तुम सो जाना। अमन ज़ोर से हंसता और बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ हॉल में सोना सही नहीं होगा, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होगी और तुम सही से सो नहीं पाओगी। चलो हमारे कमरे, मेरा मतलब है तुम्हारे रूम में चलते हैं। ईशानी एकदम से उठकर बैठ जाती है और अमन को बोलती है, तुम ठीक कह रही हो, चलो हमारे रूम में चलते हैं और वहीं जाकर सोते हैं। तभी पापा बोलते हैं, अमन मैंने तुम्हारा सारा सामान गेस्ट हाउस में रखवा दिया है, ईशानी के रूम में, अब तुम दोनों जाकर रेस्ट करो और मैं बाद में कुछ खाने पीने को भिजवाता हूँ। अब अमन और ईशानी दोनों ही गेस्ट हाउस की तरफ अपना रुख करते हैं कि नैतिक पीछे से ईशानी को आवाज़ लगाता है, ईशानी ईशानी सुनो। ईशानी पीछे की तरफ पलटती है और लंबे सांस लेते हुए कहती है, अभी नहीं नैतिक, बाद में बात करें प्लीज़, आई एम सो टायर्ड यार, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बस इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है नैतिक की बात को अनसुना करके। लेकिन नैतिक भी जाते जाते पीछे से अमन को पकड़ लेता है और अमन को धमकाते हुए बोलता है, ईशानी से दूर रहना और उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मुझे अच्छे से नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ। फिर नैतिक अपनी दोनों फिंगर से अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरी नज़रें तुम पर ही टिकी है, तो सोच समझ कर, समझे। तब ईशानी ज़ोर से चिल्लाती है और बोलती है, अमन अमन कहाँ हो गया जान, जल्दी चलो। अमन नैतिक का हाथ झटकते हुए ईशानी की आवाज़ की हामी भरते हुए बोलता है, हाँ जान आया, बस आया, और नैतिक के सामने एक हल्की से स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है, जैसे कि वो ये कहना चाह रहा हो कि नैतिक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर क्या सच में ऐसा था कि अमन ईशानी के साथ होने का नाटक कर रहा है? अब ये गुत्थी और उलझती जा रही थी। अब क्या था, ईशानी और नैतिक दोनों चले जाते हैं गेस्ट हाउस में सोने के लिए। इधर नैतिक अपना हाथ वहीं पास की दीवार पर ज़ोर से मारता है और उसके हाथ से खून आने लग जाता है। तब ये सब देखकर पापा नैतिक को बोलते हैं, क्यों तुम ईशानी को भूल नहीं जाते? तुम्हें पता है ना अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और बहुत खुश भी है। देखा ना तुमने अमन कैसे उसका ख्याल रखता है। तुम क्यों नहीं समझते कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे भी अब तुम भी ईशानी की अब दूसरी साइड बन चुके हो, जिसे वो किसी अंधेरे कमरे में बंद कर चुकी है। देखो नैतिक, जैसे वो आगे बढ़ गई है वैसे तुम भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाओ। नैतिक गुस्से में बोलता है, पापा आप मतलबी हो सकते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। बहुत हो गया आपका और अमन का, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन अब नहीं, अब जो इसके बाद होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं, समझे आप। तो आप अपने अमन को समझा लेना कि ईशानी से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाए। जो भी आगे अंजाम होगा उसके जिम्मेदार आप और अमन होंगे। अब ये ईशानी, नैतिक और अमन का क्या रिश्ता है, क्या है जिसके चलते नैतिक ईशानी को अमन का नहीं होने दे रहा है, और वो राज क्या है जिसके बारे में सब जिक्र तो करते हैं लेकिन कोई बात नहीं करता। इन सवालों से घिरी कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहेगा इस कहानी के अंत तक, सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ टेल्स पर।